सभी बच्चों को वेरी गुड आफ्टरनून। और आज का टॉपिक जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था आप लोगों को कि जैसे जैसे टॉपिक्स और चैप्टर्स कंप्लीट होंगे हम लोगों के, हम लोग जो है उस चैप्टर से जुड़े हुए कम से कम 40-50 क्वेश्चंस को एग्जाम्पल में लगाएंगे। लगाने के बाद में हम लोगों के पास में एक ऑप्शंस रहेगा। जस्ट मैं एक ये कर लेता हूँ, जस्ट मैं एक बार शेयर करके यस। तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सॉल्व करने से ये हो जाएगा कि कहाँ पे हम लोग का गैप रह रहा है या कुछ ऐसी चीजें हैं। आकांक्षा, लेट आकांक्षा ज्वाइन। वेरी गुड मॉर्निंग आकांक्षा, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। इज इट सर, आकांक्षा? यस सर, गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून। सर, हम कलीग्स, माइक का म्यूट ही रखेंगे। ठीक है, माइक अनम्यूट ही रखो। क्वेश्चन आंसर भी हमें डिस्कस करना है, तो इसमें भी हम लोगों को एक बेनिफिट मिल जाएगा माइक अनम्यूट रहने पे। मैं म्यूट जस्ट, क्या हुआ? रखेंगे। क्या हुआ? म्यूट रखेंगे माइक। ओके ओके, चलो म्यूट कर लो। कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए आपने? आकांक्षा, कितने नंबर आए लास्ट टेस्ट में? 110। अब लगता है ना क्यों ये नंबर बढ़ क्यों नहीं रहा है? कौन सा सब्जेक्ट है जहां आपको दिक्कत हो रही है? नंबर बढ़ नहीं रहे हैं, सब बच्चे 110 पे आकर के रुक जा रहे हैं। सब्जेक्ट कोई तो एक ऐसा टॉपिक होगा या सब्जेक्ट होगा जिसमें दिक्कत हो रहा है। बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। ठीक है, Abhinav has also joined. Just let's start in a while. वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड आफ्टरनून अभिनव। कितने नंबर आए अभिनव लास्ट क्लास में, लास्ट टेस्ट में? यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ इफ यू वांट टू टॉक टू। गुड आफ्टरनून सर। गुड सर आफ्टरनून। लास्ट टेस्ट अपलोड नहीं हुआ है अभी तक। आकांक्षा ने तो दे दिया है। सर पता नहीं, सौम्या भी क्वेरी करी थी मेरे से, मैंने भी 2-3 बार ट्राई आकांक्षा, किया। आकांक्षा कल का टेस्ट है या इससे पहले वाला टेस्ट है? आकांक्षा, सर मैंने तो आज भी चेक किया, वो अपलोडेड ही नहीं है टेस्ट क्वेश्चंस। प्रैक्टिस सेट्स हैं बट वो नहीं है। ठीक है, मैं 240 बात कर। 240 मार्क्स वाला टेस्ट अपलोड ही नहीं हुआ है। सौम्या भी मेरे से क्वेरी कर रही थी सेम चीज। ठीक है, मैं बात करता हूँ। यस सर। तो फिर इस चीज को डिस्कस सैटरडे को दी है। आकांक्षा ने सैटरडे को दिया और मुझे लगता है कि टेस्ट का जो टाइमिंग था उसी में दिया। टेस्ट होल डे के लिए नहीं रखा गया था शायद। तुम कितने बजे अटेम्प्ट किए हो? सर, मेरा शाम में था, हम शाम में दिए थे। तो कैसे हो गया? मैं फिर बात करता हूँ फिर। ठीक है, मैं बात करता हूँ फिर। म्यूट कर लो आकांक्षा। अभिनव, कितने बजे दिए थे, टेस्ट अटेम्प्ट किए थे? अनम्यूट कर लो अभिनव। सर हम अप्रोक्स 8 बजे के करीब में। Okay. सर एक्चुअली वो फिजिक्स फैकल्टी है ना हमारा, अविनाश सर, हम्म। वो उन्होंने बताया था कि आप टेस्ट बहुत टाइम के लिए है, आप सैटरडे भी दे सकते हैं, संडे भी दे सकते हैं। हम्म। तो सर मैंने सैटरडे नाइट पे एक बार ट्राई किया था, 8 PM के करीब में, और उसके बाद फिर मैंने संडे को दिया था, लेकिन वो अपेयर हुआ ही नहीं उस टाइम। ठीक है, हम बात करते हैं। ओके सर। चलो, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन एंड आंसर जूलॉजी में। ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम जो है उससे जुड़ा हुआ कुछ क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो टिक लगा हुआ है, यहीं से चूंकि क्वेश्चन मैं देता हूं बनने के लिए, तो ये जस का तस वो मुझे वैसा ही मिल गया हुआ था या मैंने इसको जस का तस ऐसे ही उठाया हुआ। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से हम लोग उठा रहे हैं, मतलब ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम से उठा रहे हैं और आगे डिस्कस करते चले जाएंगे। जिसमें टिक लगा हुआ है उसको क्विकली बता के निकल जाएंगे। सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म सेल्स इन द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन।
विदाउट लुकिंग द ऑप्शंस यू फर्स्ट नीड टू नो दैट कि अब आप आंसर में देखो कि सबसे पहले कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ही है जहां मियोसिस होता है, और वहां से आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होते हैं वो आगे की ओर काम करते हुए चलते चले जाते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन में क्या है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और जिसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होगा पहले हम उस ऑप्शन को लेते हैं। यानी कि जैसे यहाँ टेस्टिस मिला, देखो कोई भी टेस्ट जो होता है ना वो सिर्फ आंसर जानना, अगर आपको मैं एक क्वेश्चन दूं और बोल दूं कि 3 घंटा बैठ के सोचते रहो, तो पता चलेगा कि सभी बच्चे उसका जवाब देकर के आ गए। जो भी एंट्रेंस टेस्ट होता है उसमें सिर्फ नॉलेज ही नहीं, स्पीड भी मायने रखता है कि आप कितनी तेजी से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। उस केस में जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पूछा गया, टेस्टिस जो है वो सबसे पहला ऑर्गन नहीं है। टेस्टिस के अंदर जो आपके फोल्डिंग्स होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, वहां से आपके स्पर्म बनने शुरू होते हैं। तो आपको सेक्शन ए और सेक्शन बी, यानी आंसर ए ऑप्शन बी को तो पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि उसमें टेस्टिस पहले लिख दिया हुआ है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल 2 में आ रहे हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाद वासा इफ्रेंसिया और डिफरेंसिया, ठीक है। ये दो स्टेजेस थे जहां पे वो कैरी हो रहे थे। उसके पहले रेटे टेस्टिस थे जहां पे उसको एक्यूमुलेट किया जाता था। वासा इफ्रेंसिया से निकाला जाता था एपिडाइडिमस, फिर वास डिफरेंस तक, फिर इजैकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा और यूरेथ्रल मीटस, ठीक है, जिसको हम लोग लास्ट में पेनिस भी बोल रहे थे। ठीक है, तो यहाँ ये है आपका करेक्ट आंसर से सी, ऑप्शन सी। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो सबसे पहले आपको ये चूज करना है कि कहाँ से सिंथेसिस हो रहा है। दो ऑप्शन को हटाइए। दो ऑप्शन के बाद में जैसे ही रेटे टेस्टिस पढ़े हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाद में यहाँ पे वासा इफ्रेंसिया दिया हुआ है, तो रेटे टेस्टिस जो होता है यही करेक्ट है। फिर वासा इफ्रेंसिया वगैरह जो है, इसमें देखिएगा कि रेटे टेस्टिस यहाँ से गायब हो चुका हुआ है। जो टेस्टिस के जस्ट बाद का ऑप्शन आता है जहां पे उसको कहा कॉन्सेंट्रेट किया जा रहा होता था। ठीक है, तो वासा एफरेंसिया का जो मॉडल है, इसके पहले रेटे टेस्टिस होना चाहिए। रेटे टेस्टिस सी ऑप्शन में है, डी में नहीं है। तो हम लोग डी को छोड़ करके फिर हम लोग सीधे सी पे टिक लगा करके आगे बढ़ेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट्स द करेक्ट पाथवे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म। अब यहां देखिए ट्रांसपोर्ट है, सिंथेसिस नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, रेटे टेस्टिस। ठीक है, ये तीन चीज जो है, ये आपका सबसे पहला ऑप्शन है। एफरेंट ये डक्ट्यूल्स जो होते हैं, फिर रेटे टेस्टिस नहीं, रेटे टेस्टिस के बाद एफरेंट डक्ट्यूल आते हैं। तो रेटे टेस्टिस फिर एफरेंट डक्ट्यूल्स। अब देखिए कि इस दोनों में एफरेंट डक्ट्यूल्स नहीं है, तो फिर आपको फिर आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। रेटे टेस्टिस, एफरेंट डक्ट्यूल्स, एपिडाइडिमिस, वास डिफरेंस, ए पे टिक मारिए और निकलिए, समय बचाइए। इज इट और नॉट, अभिनव और आकांक्षा? कई बार बच्चे होते हैं ना कि टिक लगाने के बाद भी बैठ के पढ़ रहे हैं कि बाकी ऑप्शंस क्या दिया हुआ है। ठीक है, जरा सा उसको देखें। हाँ, एक और चीज मुझे मैं ये कर रहा हूँ, अभी तो जितने भी चैप्टर मैं पढ़ा चुका हूँ मैं उसका भी दे दूंगा आपको, और टेलीग्राम पे भी ऐड कर दूंगा। आपके टेलीग्राम, नीट टेलीग्राम पे मैं ऐड हो चुका हूँ। यस यस। अब मैं अगला जो भी टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, मैं उसका एक माइंड मैप तैयार कर रहा हूँ। माइंड मैप तैयार करने का मतलब है कि एक डायग्राम, दो डायग्राम या मैक्सिमम 3 डायग्राम ऐसा है जो उस पूरे चैप्टर को रिवाइज करवा देगा। पूरे चैप्टर को रिवाइज करा देगा, या तो वो पीडीएफ के फॉर्म में मिले या फिर इमेज के फॉर्म में मिले। ठीक है, तो उस हिसाब से हम आपको एक माइंड डायग्राम जो है, अभी हम लोग पिछला जो पढ़ा चुके हैं, हम लोग उस पर नहीं ध्यान देकर के आगे का चैप्टर जो शुरू करेंगे उस पे एक माइंड डायग्राम, चैप्टर के एंड पे माइंड डायग्राम आपको मिल जाएगा। उससे क्या हो जाएगा कि जैसे पूरा चैप्टर पढ़े हुए ना, तो उसका एक लाइन, जैसे रिप्रोडक्शन है तो मेल रिप्रोडक्शन, फीमेल रिप्रोडक्शन, फिर मेल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से हैं, यानी कि उसमें ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, एक्सेसरी डक्ट है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कौन कौन से हैं, इसमें सारे के सारे आ जाएंगे। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रेटे टेस्टिस से लेकर के ये सारे के सारे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर में आते हैं। एक्सेसरी डक्ट्स में कौन कौन से हैं, कि इनमें से कौन कौन से एक्सेसरी डक्ट जो शायद आपको कैरी करने का काम करे या फिर उसमें हार्मोन मिलाने का काम करे। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा कि एक लाइन डायग्राम आपको मिल जाएगा, और आप बैठे हुए हो, पूरा चैप्टर पढ़ने का मन नहीं है, तो भी आप बैठ करके एक बार में देखेंगे
कि इसमें क्या दिया हुआ है, कैसे दिया हुआ है, तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। और एक और बात बच्चे, क्या आपको मालूम है कि आपके वीडियोस में ये ऐड किया जाता है, बुकमार्क ऐड करने का ऑप्शन है? आकांक्षा और अभिनव, आपको पता है? ठीक है, आपको मालूम है कि बुकमार्क ऐड करने का ऑप्शन अवेलेबल है। यानी अगर मैं 1 महीने से आपकी क्लास ले रहा हूं और 1 महीने पहले अगर मैंने कोई टॉपिक पढ़ाया था तो उसका वीडियो और नोट्स अवेलेबल है, राइट? देखो, मैं बताता हूं कैसे। सफलता.com, ठीक है, यहाँ पे मैं लॉगिन कर जाता हूँ। जो मुझे दिया गया है अपना, वो मैं उससे लॉगिन कर जाता हूँ। ठीक है, न्यू कोर्सेज नहीं, मुझे नहीं जानना है अभी, आप इसको लॉग आउट कर जाओ भाई। 2 मिनट के लिए लाइन पे ही रहिएगा। मैं आपको कुछ चीजें हैं जो बच्चे उतना अच्छे से यूज नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, कंटिन्यू एज रोहित। ठीक है, रोहित आ गया। नीट का, नीट ब्रह्मास्त्र बैच, ठीक है। मैं आपको ये सिर्फ एक डिमॉन्स्ट्रेशन दे रहा हूं ताकि आप लोगों को एक चीज लगे कि आप लोग क्या मिस कर रहे हैं। ठीक है, सपोज कर लीजिए जैसे कि मैंने आपको बायोमोलिक्यूल्स, अच्छा ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वाला ही, रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला ही ये है। ठीक है, 17 लेक्चर्स दिखा रहे हैं जूलॉजी, यस। आ जाइए ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, यहाँ देखिए। ठीक है, मैं इस पे प्ले वीडियो पे गया। ठीक है, वेरी गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। यहाँ पे आपके पास में एक देखिए, ओवर कोर्स ओवरव्यू। ठीक है, अभी शायद उसमें नहीं ये कर पा रहा है। मैं, आप लोग सेल फोन में यूज कर रहे होंगे मेरे ख्याल से। मैं भी यहाँ पे ऑनलाइन आकर के मैं नहीं बता पा रहा हूँ। इसमें जैसे वीडियोस चल रहे होते हैं ना, तो उसमें देखिएगा कि एक बुकमार्क का ऑप्शन आता है, जूम इन। ओके, नहीं नहीं, अभी उसके बारे में नहीं बात कर रहे हैं हम लोग अभी और आगे ये करेंगे। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में गए। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको ये कर देता हूँ, सेव एज प्रिंट। ओके, शायद ये लैपटॉप वर्जन में ये नहीं दिखा रहा है। जैसा कि मैं, मोबाइल में आप जाएंगे ना, तो जहां भी जैसे भी मैंने ये बताया, जैसे टेस्टिस के बारे में मैंने आपको बताया, तो आप यहाँ पे पॉज कर सकते हैं। पॉज करने के बाद में यहाँ पे बुकमार्क का ऑप्शन देगा। आज आप क्लास खत्म होने के बाद में इसका प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, आप मोबाइल में रिकॉर्डेड वीडियोस वगैरह में जाइएगा, तो आप देखिए यहाँ दे रहा है ना, 6 मिनट 32 सेकंड। 6 मिनट 32 सेकंड में जाने के बाद में आप यहाँ पे जाइएगा तो ये दिखेगा कि 6 मिनट 32 सेकंड में बुकमार्क का ऑप्शन आ रहा है। तो 6 मिनट 32 सेकंड में मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स टेस्टिस के बारे में, या थोड़ा सा पहले जाता हूं तो डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis के डिफरेंस को मैं बता रहा हूं। तो आप क्या कर सकते हैं कि इस वीडियो में यहां लिख सकते हैं, बुकमार्क ऑप्शन में जाके लिख सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis को यहां से पढ़ाया गया है। 5 बज के 5 मिनट 39 सेकंड में आपका डिफरेंशिएट बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis शुरू किया है। थोड़ा सा और आगे मैं मार्क करता हूं। ठीक है, यहां के बाद में, ठीक है, यहां आने के बाद में यहां जैसे लिखा हुआ है फॉलिकुलर फेज क्या है और ल्यूटिनाइजिंग फेज क्या है, प्रोलिफरेटिव एंड सेक्रेटिव फेज क्या है। तो आप यहाँ पे एक बुकमार्क लगा सकते हैं कि प्रोलिफरेटिव फेज और सेक्रेटिव फेज के बारे में 22 मिनट 32 सेकंड या 39 सेकंड पे डाला गया हुआ है। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ाई कीजिएगा और अपने एप्लीकेशन को यूज कीजिएगा, दिस इज व्हाट इज
मुझे नहीं लगता है कि शायद दूसरे किसी भी प्लेटफॉर्म के एप्लीकेशन में इस तरह की फैसिलिटी दी गई है जहां पे आप लाइव क्लासेस के रिकॉर्डेड वीडियो को बुकमार्क कर सकते हैं और आप बता सकते हैं कि आप इसका फायदा क्या। अभी आपको लगा कि अरे क्या बोरिंग चीज बता रहे हैं सर। कोई भी रिकॉर्डेड वीडियो में जैसे मैं पढ़ा रहा हूं और मैंने स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis बता दिया, जैसे ही मैं बोलता हूँ कि ठीक है हम लोग शुरू करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis, वहां पॉज कर दो और बुकमार्क ऐड करके कर दो स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, फिर वीडियो देखना शुरू करो। अभी से 6 महीने बाद जब आप उस वीडियो को दोबारा देखिएगा तो उसमें बुकमार्क और मिनट्स लिखा हुआ है, आपको पूरे 1 घंटे 1.5 घंटे की वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। होता है ना कि कोई यूट्यूब पे कोई वीडियो चल रहा होता है, उसका अचानक से कोई एक सीन है, मान लीजिए 15 मिनट का एक वीडियो है, उसमें छठे मिनट या कहीं एक सीन ऐसा है जिसमें कॉमेडी चल रहा है, कि पूरे वीडियो में कॉमेडी नहीं है, 5 मिनट से लेकर 10 मिनट के बीच में कहीं पे कॉमेडी है, तो हम लोग क्या करते हैं, अक्सर वीडियो को आगे बढ़ा बढ़ा के देखते हैं कि कहाँ पे वो कॉमेडी चलने वाला है, चाहे कहाँ पे वो एक्शन आने वाला है। जो एग्जैक्टली इंड गेम में था कि थानोस जो थे वो चुटकी बजाए और पूरा दुनिया गायब हुआ, उसके जस्ट बाद में आयरन मैन जो था वो ऐसे ऐसे किया हुआ था, वो सीन हमको देखना है। बैटमैन में जोकर का सीन पर्टिकुलरली देखना है कि जोकर कहाँ कहाँ पे आया हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, यूट्यूब को आगे बढ़ा बढ़ा के देखते हैं, लेकिन हम लोग को मालूम नहीं है कि 3 घंटे की मूवी में वो 2 घंटे की मूवी में कहाँ कहाँ जोकर का सीन है। हमारे जो एप्लीकेशन है, सफलता का जो एप्लीकेशन है, उसमें मोबाइल में आप जाकर के बुकमार्क ऐड कर सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब में। कि जैसे ही मैं अभी कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूँ और उसमें बता रहा हूँ कि चलिए ठीक है ये वाला क्लियर है, चलिए अगले स्लाइड में आते हैं और हम लोग यहाँ इस स्लाइड में हम लोग ये चीज पढ़ेंगे, पॉज करो, अगला स्लाइड ओपन होते ही पॉज करो, बुकमार्क ऐड करो। अब बुकमार्क ऐड करने के बाद वहां पे डाल दो कि इस पूरे स्लाइड में सर ये चीज पढ़ाने वाला है। आज से 1.5 महीना 2 महीना 15 दिन बाद से लेकर के आप देखिएगा कि उस वीडियो में कौन सा कंटेंट कितने मिनट पे दिया हुआ था वो आपको याद ही नहीं है। और आप अभी से एग्जांपल लगा लीजिए, मैं आपको कोई वीडियो खोल करके बोल दूं कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप मुझे सिर्फ गोनैड से निकलने वाले हार्मोन कहाँ ऐड हो रहे हैं, मुझे ये बता दीजिए कि कौन से वीडियो में, आप नहीं बता पाइएगा। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम 1 2 3 4 करके वीडियो बनाया हुआ है। अब हर ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वीडियो ओपन करो, फिर उसमें खोजने की कोशिश करो। यस अभिनव, यस अभिनव, यू कैन आस्क द क्वेश्चन। यस सर, बहुत आइडियल चीज़ है, अभी समझ में आ रहा है इसका यूज़। यही मुझे लग रहा था ना कि बच्चे जो हैं वो यूज नहीं कर रहे हैं इस चीज को। नहीं सर, अभी आप क्वेश्चन पूछे ना तो अचानक से हिट किया कि सही में वो हार्मोन हम लोग कैसे खोजेंगे। तो आपके पास 4 वीडियो दिया हुआ है, अब 4 वीडियो में कहाँ यस सर। हार्मोन खोजने जा रहे हो, लेकिन 4 वीडियो क्लिक करोगे तो एप्लीकेशन में बुकमार्क आता है नीचे में, यस तो यस सर। उसमें पता है कि हमने हार्मोन की जगह बुकमार्क लगाया हुआ है। तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सेकेंड वीडियो में 20:24 पे उस हार्मोन के बारे में बात किया गया हुआ है। अब वहां जाकर के आराम से उस 20:24 पे लगाओ और उस हार्मोन के बारे में पढ़ो और फिर स्किप कर जाओ, तुमको पूरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है कि आप खोजने गए थे हार्मोन और वहां कुछ और सुनाई देने लग गया, तो आप हार्मोन छोड़ के कुछ और ही पढ़ने लग गए। ठीक है, तो इस तरह की चीजें हैं। मेरे ख्याल से बच्चे जो है वो सफलता एप्लीकेशन को 100% उसके पोटेंशियल के हिसाब से यूज नहीं कर रहे हैं, जितनी फैसिलिटीज एप्लीकेशन के अंदर में आपको दी गई हुई है। ठीक है, तो मैंने आज ये चीज कह दिया हुआ है कि भले 10 मिनट समय लगे, मैं कह रहा हूं कि हो सकता है इस 10 मिनट में 5 क्वेश्चन हम लोग कम सॉल्व किए, हो सकता था कि 40 क्वेश्चन सॉल्व करना था हम लोग 35 ही किए, लेकिन अगर ये इन्फॉर्मेशन तुमको आज भी नहीं पता है और कल हम फिर एक नया टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं और उस वक्त में तुमको नहीं पता है कि सर इसमें पता नहीं क्या नाम है, इसमें फिर एक वीडियो चल गया, तो आपके पास एक और वीडियो का असाइनमेंट हो जाएगा, कह रहे यार इसको भी ये करना है, वह बुक मार्क करना रह गया। अब आपके पास क्लियर है कि मान लीजिए क्लास खत्म हुआ, सोने के पहले में आगे बढ़ा बढ़ा करके आप वीडियो देख रहे हैं, तो उसमें बुकमार्क वगैरह ऐड करते चले जाइए। और आप विश्वास कीजिए, पूरे साल कोई भी बच्चा पढ़ता है, हम लोग भी पढ़ते थे, एग्जामिनेशन होने के 15 दिन पहले से जो पढ़ाई होती है ना, वही असली दिमाग में घुसता है और वही एग्जामिनेशन के आंसर शीट में भी आता है। उस बेसिस पे अगर आप देखिएगा कि यहाँ पे जो बुकमार्क लगा हुआ रहेगा आपके पास, तो वो 15 दिन पहले की आपकी जो तैयारी रहेगी ना, वो बहुत ज्यादा सॉलिड होने जा रहा है, बहुत ज्यादा सॉलिड होने जा रहा है। और ये हम लोग का एसओपी है। ठीक है, यूएसपी बोलिए कि यूएसपी है हम लोगों का, कि हमारे एप्लीकेशन में ऐसी फैसिलिटीज हैं कि
अगर आप 10 दिन 15 पहले भी अपने बुकमार्क्स को भी रिवाइज कर लीजिएगा तो यू आर गोइंग टू अपीयर इन अ वेरी गुड वे इन योर एग्जामिनेशन। तो ये फैसिलिटीज है, इसको यूज करना। सेकंड आते हैं, सेकंड भी कंप्लीट हो चुका है। द शेयर्ड टर्मिनल डक्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी सिस्टम, एक कॉमन पाथवे के बारे में पूछ रहा है। टर्मिनल डक्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी सिस्टम इन ह्यूमन मेल। द आंसर इज यूरेथ्रा। यूरेथ्रा कहने का मतलब है कि ये वो पार्ट था जिसके बारे में मैंने बताया था आपको कि सीमेन में आपके पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट पाए जाते हैं जो यूरेथ्रा को क्लीन करने का काम करता है आफ्टर द रिलीज ऑफ ये क्या उसको बोलते हैं, यूरिन। यूरिन का जो पीएच था वो आपका एसिडिक होता है, जबकि जो आपके सीमेन होते हैं या स्पर्म होता है उसका पीएच बेसिक होता है, जो सेल सर्वाइवल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इस केस में जब यूरेथ्रा को क्लीन किया जाता है, और ये कॉमन पाथवे जिससे यूरिन और स्पर्म दोनों ही रिलीज होना है, इसका क्लीन किया जाता है ताकि आपके सीमेन से, ताकि आपका ये हो सके। सीमेन जो होते हैं वो आपके एसिडिक पीएच, बेसिक पीएच को रहते हैं ताकि वो एसिडिक पीएच वाले यूरेथ्रा को क्लीन करें यूरिन सिक्रीशन के बाद में। लेडिक सेल्स आर फाउंड इन ह्यूमन बॉडी आर सेक्रेटरी सोर्स ऑफ, आंसर है एंड्रोजेंस है। ठीक है, लेडिक सेल्स जो होते हैं वो एंड्रोजेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। गोनाइड्स और उससे जुड़े हुए जो हार्मोन्स हैं उनसे उससे जुड़ा हुआ सवाल है। छठा क्वेश्चन है, द टेस्टिस इन द ह्यूमन आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इनसाइड द पाउच व्हिच इज कॉल्ड स्क्रोटम। व्हाट इज द पर्पस सर्व फॉर इट, फॉर व्हाट इज द पर्पस सर्व इज फॉर, कौन सा पर्पस होगा? मेंटेनिंग द स्क्रोटल टेम्परेचर लोअर देन द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, एस्केपिंग एनी पॉसिबल कंप्रेशन by the vascular organs or yeah visceral organs, ठीक है, providing more space for the growth of epididymis, providing a secondary sexual feature for the exhibiting the male sex। बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर रखने के लिए स्क्रोटम में टेस्टिस पाए जाते हैं। ठीक है, पॉसिबल कंप्रेशन से बचने के लिए, ताकि विसरल सेल ऑर्गन्स जो होते हैं उनके पॉसिबल कंप्रेशन से बचने के लिए होते हैं। आकांक्षा प्लीज पार्टिसिपेट, आइदर राइट द ऑप्शन और ये करो, अटेम्प्ट करो बच्चा। ठीक है, मैं इसको साइड में लगा देता हूँ चैट को, ताकि साइड में नहीं जाएगा क्या? यस जाएगा। यस अभिनव, यू हैव अटेम्प्टेड एंड आई नो दैट। ठीक है, सो ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर विच शोज दैट की बॉडी टेम्परेचर से 2 डिग्री तक टेम्परेचर, 2.5 डिग्री तक टेम्परेचर तक स्पर्म या स्पर्मेटोगोनियम के डेवलपमेंट के लिए रिक्वायरमेंट होता है। इसीलिए स्क्रोटम की जरूरत पड़ती है ताकि वो टेस्टिस को बॉडी इंटरनल बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा अवे रख सके। अब ये जो स्क्रोटम है इसमें स्क्वीजिंग एक्शन भी होता है, ठंड के दिनों में ये सिकुड़ जाते हैं ताकि टू ब्रिंग द टेस्टिस क्लोजर टू द बॉडी, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर 0 डिग्री, 4 डिग्री, 10 डिग्री, 12 डिग्री के आसपास होता है। दैट इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म्स। सर्टोरी सेल्स कहाँ पाए जाते हैं? ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का क्वेश्चन है, सर्टोरी सेल्स कहाँ पाए जाते हैं और इनका काम क्या होता है? ठीक है, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सर्टोली सेल्स सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होते हैं। ऑन ग्रोइंग और डेवलपिंग जो स्पर्म्स होते हैं उनको वो जर्म सेल्स, सॉरी स्पर्म बोल दिया, जर्म सेल्स होते हैं, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम कर रहे होते हैं। वासा एफ्रेंसिया आर डक्ट्यूल्स लीडिंग फ्रॉम वासा एफ्रेंसिया, सीक्वेंस है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, रेटियोटेस्टिस, फिर वासा एफ्रेंसिया। डायग्राम को याद कीजिए, चार्ट आपने नहीं बनाया अभी तक, बनाया या नहीं बनाया आकांक्षा और अभिनव? क्या चार्ट बना के बेडरूम पे अपने बेड के पास चिपकाए हो या नहीं चिपकाए हो? बहुत अच्छी बात है, आकांक्षा नो सर, अभिनव भी नो ही सर होंगे। ठीक है, तो वासा एफ्रेंसिया आर डक्ट्यूल्स लीडिंग फ्रॉम द रेटिटेस्टिस टू द वासा डिफरेंस। ठीक है, फिर 9 में आ जाते हैं, सेमिनल प्लाज्मा इन द ह्यूमन मेल इज रिच इन। सेमिनल प्लाज्मा जो होते हैं वो किस चीज में रिच होते हैं? फ्रक्टोज एंड कैल्शियम, ग्लूकोज एंड कैल्शियम, डीएनए एंड टेस्टोस्टेरोन, राइबोज एंड पोटेशियम। 9, क्वेश्चन नंबर 9 अटेम्प्ट कीजिए।
क्वेश्चन नंबर 9 अटेम्प्ट कीजिए, अभिनव एंड ऑल। अच्छा, कैल्शियम जो होता है वो बेसिक नेचर का होता है या एसिडिक नेचर का होता है? अभिनव, बेसिक नेचर का होता है, ठीक है। और कौन सा शुगर अवेलेबल होता है ताकि स्पर्म सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड किया जा सके? फ्रक्टोज। What is the answer? Seminal plasma in human male is rich in option आकांक्षा और अभिनव ए। ग्रेट, ठीक है। कैल्शियम का बेसिक नेचर होता है जो अल्टीमेटली फिर से यूरेथ्रा को क्लीन करने का काम करने में हेल्प करते हैं, साथ ही साथ पेनिट्रेशन में भी काम करते हैं ताकि जब वो एग से अटैच करें तो उनके मेम्ब्रेन में पोर क्रिएट हो सके। कैल्शियम आयन का काम कॉम्पिटेंट सेल प्रिपरेशन में भी किया जा रहा था। जब हम बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स वगैरह के बारे में पढ़ाएंगे या पढ़ाए होंगे तो उसमें बताया गया हुआ है कि कॉम्पिटेंट सेल में पोर क्रिएट करने के लिए होता है ताकि उसमें जीन को डाला जा सके। साथ ही साथ फ्रक्टोज होता है वो कीटोनिक शुगर है, ठीक है, जो मेन सोर्स ऑफ कार्बन होता है। कीटोनिक शुगर मेन सोर्स ऑफ कार्बन है जिससे एनर्जी बनती है। सिक्रीशन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिच इन फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सम एंजाइम। इनमें से किसका सिक्रीशन ऐसा है जो आपके फ्रक्टोज, कैल्शियम और कुछ एंजाइम में रिच होते हैं? मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स, लीवर, पैनक्रियाज, सलाइवरी ग्लैंड्स। ऑब्वियसली है कि मेल एक्सेसरी ग्लैंड, ठीक है, मेल एक्सेसरी ग्लैंड। देखो देखो, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो और क्वेश्चन को लगाते हो, डाउट लगाते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाते हो, तो एक क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। और अगर आपको नहीं भी चैप्टर पूरा याद है, पूरा चैप्टर नहीं भी याद है, तो भी अगर आप क्वेश्चन लगा करके और तैयार होकर के जाओगे, बहुत आसानी से बहुत ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जो आपको लगेगा कि अरे ये तो ऐसे बनना था, इसको तो ऐसे करना था, ठीक है। बहुत आसानी से बहुत सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। अब देखो, सेमिनी सेमिनल प्लाज्मा का मैंने 2 सवाल पूछा, आपने जवाब दे दिया। दूसरा, सिक्रीशन ऑफ विच जो ग्लैंड है जो कि फ्रक्टोज, कैल्शियम और एंजाइम्स का, आप मेल एक्सेसरी ग्लैंड का फट से जवाब दे दिए कि इसका ए आंसर होगा। अब अगला फिर से, सेमिनल प्लाज्मा इन ह्यूमंस इज रिच इन, बाकी सब चीज को छोड़ दो, पहले ये देखो कि फ्रक्टोज और कैल्शियम किस में है। तो फ्रक्टोज और कैल्शियम ए में है, फ्रक्टोज और कैल्शियम डी में है। आप ये बताओ कि फ्रक्टोज, कैल्शियम, उसके अलावा कोई एंजाइम पाए जाते हैं? उनमें कोई एंजाइम पाए जाते हैं? अगर एंजाइम पाए जाएंगे तो ऑप्शन डी होगा, और अगर एंजाइम नहीं पाए जाएंगे तो ऑप्शन ए होगा। यस, डी इज द करेक्ट आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर। सर्टेन एंजाइम्स भी पाए जाते हैं भाई, सर्टेन एंजाइम भी पाए जाते हैं। Calcium and certain enzymes, it provides the fluid medium to the transport of sperm nourishment and activates the sperm, lubricates the reproductive tract and female, and neutralize the acidity of the vagina of the female to protect the sperms। ठीक है, अब आप ये यहाँ पे क्या है एग्जाम्पल? सर्टेन एंजाइम्स में, सर्टेन एंजाइम्स में क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? The enzymes that are found in the seminal plasma। चलिए मैं इसके साथ साथ में ही सर्च कर देता हूं, गूगल enzymes found in seminal plasma। तुरंत 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 तुरंत। Seminal plasma contain enzyme ROS scavengers such as the superoxy
ऑक्साइड डिस्म्यूटेज और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज एसओडी और ग्लूटेथायोन परऑक्सीडेज और कैटलेज। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज। देखिए हम लोग जब तैयारी करते थे तो वैसे ही अभी जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, मान लीजिए अगर मुझे नहीं आ रहा है कि इसमें कौन कौन से एंजाइम पाए जा रहे थे, या मैंने जो क्लास लिया था उसमें एंजाइम के बारे में नहीं बताया, सर्टेन एंजाइम बता के बोल दिया, अब आपकी क्लास में एसओडी, सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज, कैटलेज, ठीक है, सीएटी, और एक और था, मैं एक बार देख लेता हूँ कौन सा था, गलत लिखने से अच्छा है कि मैं देख करके ही बता दूं। और दूसरा है सुपर ऑक्साइड ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेज। परऑक्सीडेज, ये 3 एंजाइम हैं जो आपके सेमिनल प्लाज्मा में पाए जाते हैं। हैप्पी और नॉट, हैप्पी और नॉट अभिनव, आकांक्षा? तो आपको 3 एंजाइम का नाम पता चल गया। आज जब आप वीडियो देखिएगा तो इस वाले में बुक मार्क कर देना कि इतने मिनट पे सर ने 3 एंजाइम का नाम बताया है कि सेमिनल प्लाज्मा में 3 एंजाइम कौन कौन से पाए जाते हैं, इतने बज के इतने मिनट पे उसको बुक मार्क कर देना। ये सुनो, आप कभी भी रिवीजन में बैठिएगा तो उस पूरे चैप्टर का आपको पता है कि इस चैप्टर में सर क्या क्या पढ़ाए हुए थे, वो सारी चीजें आपके बुक मार्क में अवेलेबल होंगी जब भी आप रिवीजन करने बैठिएगा वीडियोस को। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गिवन बिलो, ठीक है, अब मेल के बाद में अब फीमेल का है। गिवन बिलो, नहीं नहीं मेल ही है पहले। The diagrammatic sketch of the portion of male reproductive system. Select the correct set of names of parts level A, B, C, D. ये सवाल आता ही आता है। अब ये वासा डिफरेंस है, ठीक है, सेमिनल वेसाइकिल प्रोस्टेट है। अब आप देखिए यहाँ पे, आप देखिएगा कि नाम दिया गया हुआ है, ये सी जो होता है वो प्रोस्टेट का है, डी जो होता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होते हैं। अब आप देखिएगा कि कुछ नहीं, मेरा कहना है कि सी प्रोस्टेट और डी बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है। सी प्रोस्टेट, ठीक है, ए में सी प्रोस्टेट दिया हुआ है, इसमें सी प्रोस्टेट दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन सी और ए में से कोई एक देखना है। और जैसे ही ए में दे रहा है कि वास्ट डिफरेंस, देखिए हम लोग एक्सक्लूड कर रहे हैं, हम लोग एग्जैक्टली सही आंसर पढ़ने के बजाय हम लोग ये कह रहे हैं कि इसमें से कौन नहीं हो सकता है। सबसे पहला बात तो ए वास्ट डिफरेंस दिया हुआ है, तो हम लोगों को ए और बी में से कोई एक चूज करना है। यूरेटर तो होगा नहीं, ठीक है, यूरेटर तो होगा नहीं। अब इसके ऊपर में देखते हैं कि वासा डिफरेंस के बाद में सी को इसने प्रोस्टेट लिखा है और ये सी को बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बोला था। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड और प्रोस्टेट दोनों में डिफरेंस कैसे पता करेंगे? बल्बो यूरेथ्रल का साइज छोटा होता है, प्रोस्टेट का साइज बड़ा होता है। तो इस दोनों डायग्राम में सी जो है वो बड़े साइज के हैं, दैट इज प्रोस्टेट। और ए और सी में ए और बी में कंफ्यूजन हो रहा था, लेकिन इसमें सी प्रोस्टेट दिया है, ये बल्बो यूरेथ्रल दिया है, सो ए इज द करेक्ट आंसर। अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं तो ज्यादा समय लगेगा, लेकिन जब आप इसको खुद से प्रोसेस कीजिएगा तो देखिएगा कि फट 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 ये सवाल बन रहा होता है। मेल हार्मोन प्रोड्यूस्ड इन द टेस्टिस बाय द सेल्स ऑफ, इसके पहले लेडिक सेल्स के बारे में पूछा गया था कि लेडिक सेल्स का क्या, कहाँ पे पाए जा रहे होते हैं, ठीक है। तो मेल हार्मोन जो होते हैं वो लेडिक सेल्स जो होते हैं टेस्टिस के, वही प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। लोकेशन एंड सिक्रीशन ऑफ लेडिक सेल्स आर, लोकेशन एंड सिक्रीशन ऑफ लेडिक सेल्स आर लीवर कोलेस्ट्रॉल, ओवरी एस्ट्रोजन, टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन, पैनक्रियास ग्लूकागॉन। व्हाट इज 14 का बताओ, ऊपर से ही देख के नीचे बताओ। मेल हार्मोन के बारे में बताया गया है, टेस्टिस है, और अगला सवाल पूछा गया कि लेडिक सेल्स का सिक्रीशन और लोकेशन और सिक्रीशन क्या होता है, ठीक है। आकांक्षा, सी इज द करेक्ट आंसर। अभिनव हैज मेंशन सी इज द करेक्ट आंसर, यस सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो अभी तक हम लोग जो मेल मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़े, उसमें हम लोगों का ध्यान सबसे ज्यादा किस चीज पे आना चाहिए? कौन सा ऐसा 3-4 चीज है जिसको हम लोग सबसे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं उस पर?
सबसे पहले वो सेल जहां से स्पर्म बन रहे हैं, यस और नो? ठीक है, मैं 3 4 5 चीज जो होता है मैं आपको मेंशन कर देता हूं। जब कभी भी आप रिवाइज कीजिए तो इन चीजों पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में किन किन चीजों पे ध्यान देना है, ये आप देखिए। सबसे पहले हम लोगों को देखना है, मैं इसका थोड़ा सा थिकनेस कम कर दूं मेरे भाई। ठीक है, थोड़ा मोटा मोटा लिखा रहा है तो हैंडराइटिंग बन नहीं रही है। ठीक है, सबसे पहला है ऑर्गन ऑब्लिक सेल फॉर स्पर्म। ठीक है, सेकंड सीक्वेंस ऑफ ऑर्गन। सीक्वेंस ऑफ ऑर्गन यानी कि टेस्टिस, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से लेकर के और लास्ट क्या था आपका, यूरेथ्रा। ठीक है, यूरेथ्रा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से लेकर के यूरेथ्रा तक आपको याद होना चाहिए। फिर तीसरा होता है स्पर्म। ठीक है, फॉर्मेशन, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म एंड स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्मेटोगोनियम, स्पर्मेटोजोआ, ये सब पता होना चाहिए कि स्पर्मेटोगोनियम का किसको बोलते हैं, उसके अंदर क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, स्पर्मेटोजोआ किसको बोलते हैं, उसके अंदर क्रोमोसोम नंबर कितना होता है। ठीक है, ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। चौथा सीमेन एंड कंपोजिशन। सिर्फ स्पर्म में वो सेल्स होते हैं जिसके अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन अवेलेबल होता है, लेकिन ये सिर्फ जब आप स्पर्म का स्टडी कीजिएगा तो सिर्फ और सिर्फ सेल्स नहीं होते हैं, एक व्हाइट फ्लूइड टाइप का सब्सटेंस होता है, व्हाइट फ्लूइड टाइप का सब्सटेंस होता है। तो उसमें स्पर्म के अलावा और कौन कौन सी चीजें हैं, तो उसमें होते हैं सीमेन एंड कॉम्पोजिशन। सीमेन में क्या क्या कॉम्पोजिशन है, उसमें फ्रक्टोज पाए जाते हैं, उसमें हार्मोन पाए जाते हैं, उसमें ग्लूकोज, ये क्या नाम है कैल्शियम पाए जाते हैं। तो ये सारी चीजें उसमें पाई जा रही हैं और तब जाकर के वो एज अ सीमेन काम कर रहा होता है। तो ये चीजें भी आपको याद रखनी है। इतना अगर आप याद रखे हो, 1 2 3 4, सिर्फ इतना 4 पॉइंट अगर आप याद रखे हुए हो, तो आप इतना जान के रखो कि बहुत ऐसे क्वेश्चन हैं जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम से पूछे जाएंगे और आप उसका जवाब एकदम दोगे, हाँ या ना। आकांक्षा और अभिनव, थम्स अप कर लो, थम्स अप कर लो, एकदम फट से थम्स अप मारो कि यस सर, हो जाएगा। फिर से एक बार के लिए हम लोग देखते हैं वीडियो, और जहां जहां जो जो चीज बताए हुए हैं उसको हम लोग एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, अब आ जाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें कई सारे चीजें हैं क्वेश्चंस में, जो आप देखिएगा कि जब हम लोग पढ़ रहे थे उस समय इस चीजों का डिस्कशन यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया था, ये डिस्कशन उसमें इंक्लूडेड नहीं थे। ठीक है, तो हाई हाई हाइस्टेरेक्टोमी, हाइस्टेरेक्टोमी इज द सर्कुलर रिमूवल ऑफ, सर्जिकल रिमूवल ऑफ, ठीक है, हाइस्टेरेक्टोमी। ठीक है, हाइस्टेरेक्टोमी बोलते हैं कि हाइस्टेरेक्टोमी इज द सर्जिकल रिमूवल ऑफ, हाइस्टर ये एक्टोमी, हाइस्टर एक्टोमी किस चीज का रिमूवल है, HYS, यस, हाइस्टेरेक्टोमी। हाइस्टेरेक्टोमी कहा जाता है सर्जिकल ऑपरेशन टू रिमूव ऑल पार्ट ऑफ यूटेरस। ठीक है, व्हाट हैपेंस, या क्या होता है, आ, क्या होता है, क्या पर्पस है, होता है कि यूटेरस जो है नॉर्मली क्या, जो आपको पता होगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय में एंडोमेट्रियम का बार बार सिंथेसिस होना यूटेरस के अंदर में, जिसको हम लोग गर्भाशय बोलते हैं, और अल्टीमेटली फिर प्लेसेंटा और आपके एंडोमेट्रियम प्लेसेंटा वगैरह सब मिल करके बेबी के ग्रोइंग के लिए करते हैं।
तो दिस इज वन ऑर्गन जिसमें लगातार सेल डिवीजन चल रहा होता है, और इट ऑल्सो मेक्स द लाइफ ऑफ, ये जो एक नॉर्मल लाइफ होता है तब तक तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपके हार्मोनल इम्बैलेंसेस हुए हैं तो यूटेरस बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। होने के चलते मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ को फिर आप जाता है गड्ढे में। कैंसरस टाइम में क्या होता है कि यूटेरस का रिमूवल जो होता है वो आपके हाइस्टेरेक्टोमी के अंदर में आते हैं, जिसमें आपको कंप्लीटली यूटेरस को हटा दिया जाता है। आकांक्षा एंड अभिनव, यस और नो? ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16 पे। द फिगर गिवन बिलो depict the diagrammatic section view of the human female part out of 1 to 6 have been correctly identified। 1 से 6 तक में कौन सा ऐसा पार्ट है जो करेक्टली आइडेंटिफाइड है? अब आप देखिए इसमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जो आपको एकदम अच्छे से एकदम अच्छे से याद है। जैसे मुझे 1 नंबर में इंडोमेट्रियम याद है, ठीक है, 1 नंबर में इंडोमेट्रियम याद है। मैं देखता हूं, यस, 2 3 4 3 4 5। अच्छा, इसमें ट्रिक क्या है कि इन्होंने 6 को मार्क किया हुआ है और इसमें से कोई 3 जो है वो आपके सही है। तो क्या 2 नंबर इंडोमेट्रियम है? द आंसर इज नो। नंबर 1 जो है वो इंडोमेट्रियम, ठीक है, नंबर 1 जो है वो इंडोमेट्रियम। आउट ऑफ 1, देखिएगा, विच सेट 3 पार्ट्स आउट ऑफ 1 to 6 हैव बीन करेक्टली आइडेंटिफाइड। इनमें से 3 पार्ट ऐसा है जो करेक्टली आइडेंटिफाइड है। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें से 3 पार्ट कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए नंबर 1 इंडोमेट्रियम है, लेकिन यहाँ पे देखिएगा कि नंबर 1 कहीं पे भी मेंशन नहीं किया हुआ है। तो इस तरह का एक ट्रिक है क्वेश्चन में कि उन्होंने 1 से लेकर 6 तक पार्ट का नाम दिया है, लेकिन कोई 3 पार्ट को उठा के पूछ रहा है कि इसमें से कोई 3 पार्ट सही है। जैसे मुझे, ठीक है, फिम्ब्रेई जो है ये समझ में आता है, 4 नंबर इज फिम्ब्रेई, ठीक है, 1 नंबर इज इंडोमेट्रियम। तो अगर मुझे 4 नंबर फिम्ब्रेई है जो एक्चुअली में आपके ओवरी से एग्स को कलेक्ट करने का काम कर रहा था, ठीक है, इनफंडिबुलम था, और लास्ट में था एक और कोई टर्म था जो यहाँ पे एक ये है, चलो ठीक है अभी याद नहीं आ रहा। फोर्थ नंबर इज फिम्ब्रेई, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि 3 नंबर को इनफंडिबुलम दिया हुआ है और 5 को सर्विक्स दिया हुआ है। सर्विक्स इज जस्ट द एंट्री ऑफ, जो आपका वजाइना होता है उसके एंट्री को बताते हैं। तो हम लोग 2 तो कंफर्म है कि सर्विक्स और फिम्ब्रेई जो है ये दोनों, सॉरी, इनफंडिबुलम और फिम्ब्रेई कंप्लीट है। तो चौथा नंबर में अगर आप फिम्ब्रेई देख रहे हैं तो आप देखिए चौथा नंबर में फिम्ब्रेई यहाँ पे भी दिया हुआ है, 3 नंबर में इनफंडिबुलम यहाँ पे दिया है, लेकिन 2 में इंडोमेट्रियम है, यानी कि इंडोमेट्रियम यहाँ पे गलत हो गया। चौथा नंबर जो है फिम्ब्रेई जो है इसको दिया है ओविडक्ट फनल, ये गलत है। 4 नंबर में ओविडक्ट फनल नहीं होता है। इसमें आप देखेंगे तो 3 नंबर को फैलोपियन ट्यूब दिया हुआ है, 3 नंबर फैलोपियन ट्यूब नहीं होता। फैलोपियन ट्यूब पूरे के पार्ट को फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। इस हिसाब से बी इज द करेक्ट आंसर। अगर समझ में आया है ये क्वेश्चन तो ठीक है, नहीं तो मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूं कि इस ऑर्गन में 1 से लेकर के 6 तक में सारे ऑर्गन का पार्ट दिया गया है। इसमें आपसे बताया जा रहा है कि कोई 3 पार्ट का नाम जो है वो सीक्वेंस वाइज में सही बताया गया हुआ है। अब 1 नंबर जो है वो इंडोमेट्रियम है, तो क्या ऑप्शंस में किसी में ऐसा है कि 1 नंबर पे या 1 को बताया गया कि यही इंडोमेट्रियम है? अब एक जगह इंडोमेट्रियम तो दिख रहा है सारे ऑप्शंस में, लेकिन वो दिखा रहा है कि आपका 2 नंबर पे है। इसका मतलब है कि फिर दूसरे ऑप्शन को आइए। जैसे हमको पता होना चाहिए कि ये जो है वो आपके लीबिया हैं, ठीक है, 6 नंबर जो होते हैं वो लीबिया होते हैं, लीबिया मेनोरा, लीबिया माइजोरा, मेजोरा।
फिर आपके से 5 नंबर जो है वो सर्विक्स होते हैं, 4 नंबर जो होते हैं वो फिम्ब्रेई है, 3rd नंबर इनफंडिबुलम है, 1 नंबर इंडोमेट्रियम है। इंडोमेट्रियम कहीं ओवरी के 3 लेयर्स में से है। दूसरा नंबर जो होता है वो मुझे याद नहीं आ रहा है कि उसका क्या नाम है, पेरीमेट्रियम, यस ये नीचे लिखा हुआ है, मायोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम। तो पेरीमेट्रियम आउटर मोस्ट है, मायोमेट्रियम बीच में है और इंडोमेट्रियम सबसे अंत में पाया जाता है। तो पेरीमेट्रियम है, पेरीमेट्रियम क्या 2 नंबर पे पेरीमेट्रियम है? नहीं, 2 नंबर पे पेरीमेट्रियम नहीं है। तो ये सारी चीज आप एक बार याद करके देखो और तब इसको मैच करो कि इस ऑप्शंस में कहाँ कहाँ दिया हुआ है। तो सेकंड इज द करेक्ट आंसर, जिसमें फिम्ब्रेई, सर्विक्स और इन्फंडिबुलम का करेक्ट नंबर दिया गया हुआ है, बाद बाकी सभी गलत है। यस और नो, अभिनव और आकांक्षा? ठीक है, देखो आज 45 मिनट्स निकल गया, 45 मिनट्स निकल गया हमारी क्लास का और हमें पता भी नहीं चला। ठीक है, पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब क्लोजेस्ट टू द ओवरी इज, अब फिर से पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब क्लोजेस्ट टू द ओवरी। इसके जस्ट बाद जो क्लास होगी उसमें हम लोग बॉटनी के क्वेश्चन को उठाएंगे। बॉटनी में कौन सा चीज डिस्कस कर रहे थे हम लोग? बॉटनी में बायोमोलिक्यूल डिस्कस कर रहे थे, वो और मजा आएगा, पढ़िएगा तो। The part of fallopian tube closest to the ovary. Yes, यहाँ पे isthmus था। B, infundibulum, ठीक है, फिम्ब्रेई, सर्विक्स, इनफंडिबुलम, फिम्ब्रेई, सर्विक्स, इनफंडिबुलम, isthmus। ठीक है, तो आपने बताया इनफंडिबुलम इज द करेक्ट आंसर। 17 का क्या है भाई? ठीक है, इनफंडिबुलम इज द करेक्ट आंसर। आकांक्षा, each fallopian tube is about 10 to 12 centimeter long that extend from the periphery of each ovary to the uterus. The part closer to the ovary is funnel-shaped infundibulum. The edges of the infundibulum possesses finger-like projections, that is what is called fimbriae. तो ये पूरा का पूरा जो होता है, जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, ये फनल शेप ही जो है उसको हम लोग इनफंडिबुलम बोलते हैं। सही है, सही है, सही है, सही है, फनल, फनल शेप्ड। ठीक है, उसमें फिम्ब्रेई होते हैं जिसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जा रहे होते हैं। ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जिसमें आपके फिम्ब्रेई हैं। तो फिम्ब्रेई, चूंकि अगर इसमें फिम्ब्रेई होता तो ऑब्वियसली है कि हम लोग फिम्ब्रेई पे टिक करते हैं। यस और नो? जैसे ही मैंने क्वेश्चन पढ़ा तो मुझे फिम्ब्रेई, मैं सोच रहा था कि फिम्ब्रेई नहीं दिया हुआ इसमें। ठीक है, तो इनफंडिबुलम जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। अभिनव, आकांक्षा, मन लग रहा है? यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। या लग रहा है कि हाँ ये फ्रूटफुल है, या लग रहा है कि अरे क्वेश्चन आंसर फिर बैठे हुए हैं? ठीक है, नो सर, इंटरेस्टिंग है। अब आकांक्षा, ठीक है, बार्थोलिन्स ग्लैंड, बार्थोलिन्स ग्लैंड हमारे कभी भी डिस्कशन में नहीं आया। ठीक है, बार्थोलिन ग्लैंड्स आर सिचुएटेड ऑन आइदर साइड ऑफ द वजाइना इन ह्यूमन female. The glands secrete the fluid that lubricate the vulva during the copulation. सेक्स के समय में यही बार्थोलिन ग्लैंड्स होते हैं जिसको एक्चुअली में सेक्स, थोड़ा सा बोलने में सेक्स करना या सेक्स बोलना थोड़ा सा अजीब लगता है। तो साइंटिफिक समझ में आएगा कॉपुलेशन। ड्यूरिंग कॉपुलेशन, सर कॉइटस ना? ठीक है, क्या हुआ? अभिनव कॉइटस, रिपीट करो। कॉइटस, कॉइटस, कॉइटस नहीं, कॉपुलेशन, COPULATI, कपल से कॉपुलेशन बना हुआ है।
यस सर। तो कॉपुलेशन जो है ये सिक्रीट करते हैं फ्लूइड को, ठीक है, टू लुब्रिकेट वजाइना, ठीक है। फिर आ जाते हैं गैमिटोजेनेसिस पे, ठीक है। फिर आ जाते हैं गैमिटोजेनेसिस, तो जहां पे मैंने आपको बताया कि इन चीजों को अगर आप याद करके रखिएगा तो बहुत आसान रहेगा आपको, जिसमें स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोगोनियम, मियोसिस, माइटोसिस। अब देखिए यहाँ पूछ दिया है कि स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ये स्पर्मिएशन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो मियोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte इज completed एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ द स्पर्म विथ एन ओवम। तो जिस समय स्पर्म और ओवम का फ्यूजन होने वाला होता है उसी समय में जो सेकेंडरी oocyte होते हैं उनका आपका मियोसिस कंप्लीट होता है, और ये आपके बनाते हैं, डिवीजन बनाने के बाद में ये oocyte बनाएंगे और एक बनाते हैं पोलर बॉडी, ठीक है, एक बनाते हैं पोलर बॉडी एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड फ्यूजन ऑफ ओवम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्योंकि इस पे टिक लगा हुआ था इस पे हम, और देखिए नीट 2020 में पूछा है, कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल जो है ये आपसे पूछा गया हुआ। सो द डिफरेंस बिटवीन द स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन, स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। एक सेकंड जरा सा ये रहिएगा। पता नहीं क्यों है, थकान से ही हो रहा होगा, ठीक है। देखते हैं। सो डिफरेंस बिटवीन स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन, कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल पूछा हुआ है। स्पर्मियोजेनेसिस क्या था, आपको जो क्लास में डिस्कशन किए हुए हैं उसमें भी पूछा हुआ है। स्पर्मियोजेनेसिस क्या था, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है, स्पर्मियोजेनेसिस सिंथेसिस ऑफ स्पर्म, ठीक है। स्पर्मिशन मतलब होता है उसका सिक्रीशन करना, वाइल द स्पर्मिएशन स्पर्मेटोजोआ इज फॉर्म्ड, और ये सॉरी स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटिड्स आर फॉर्म्ड, और स्पर्मिएशन मतलब होता है स्पर्मेटोजोआस आर फॉर्म। अब ऑप्शंस में इन चीजों को देखिएगा कि कहाँ पे माइटोसिस हो रहा होता है और कहाँ पे मियोसिस हो रहा होता है। स्पर्मियोजेनेसिस यहाँ पे माइटोसिस होगा या मियोसिस होगा, आकांक्षा अभिनव? ये आपको तब पता चलेगा जब आपको स्पर्मेटिड्स का ये पता हो कि उसका हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है। ऐसा लग रहा है कि रिवाइज करने की जरूरत है, हाँ या ना? अब ये बताओ आकांक्षा और अभिनव कि ये क्वेश्चंस टेस्ट में पूछे गए थे, और जब मैं Q&A करा रहा हूं तब आपको लग रहा है कि आपको ये करने की जरूरत है। एक सेकंड मुझे समय दीजिएगा। ये दोनों ही बच्चे बोल रहे थे कि टेस्ट नहीं दिख रहा है। अभी बात होगा, हो सकता है आप लोग के पास कॉल भी जाएगा बच्चा, ठीक है, जरा सा आप उसको रिसीव कर लीजिएगा, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेयर इन एन एंट्रल फॉलिकल इज ए सेलुलर, एंट्रल फॉलिकल का कौन सा लेयर है, ठीक है, जो कि ए सेलुलर होते हैं? स्ट्रोमा, जोना ये पेल्यूसिडा,
और ग्रेन्युलोसा एंड थेका इंटरना 21 ये नहीं बताया गया हुआ है। जोना पेलिसिडा, चलो ठीक है, इसको ये कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। Which one of the following cell during the gametogenesis is normally diploid? Normally diploid होते हैं। स्पर्मेटोगोनिया, सेकेंडरी पोलर बॉडी, प्राइमरी पोलर बॉडी और स्पर्मेटिड। प्लीज अटेम्प्ट करो। इनमें से किसको, अच्छा ठीक है, मुझे सही आंसर मत बताओ, मुझे ये बताओ कि इनमें से कौन सा दो, या दो भी, कम से कम चार में से दो बताओ जो नहीं हो सकते हैं, जो आपके सामने में बिल्कुल दिख रहा है कि ये दोनों तो होगा ही नहीं। डिप्लॉयड कंडीशन, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। कंफ्यूजन, जब आप एमसीक्यू अटेम्प्ट करते हो ना और आप अच्छे स्टूडेंट हो, तो कंफ्यूजन दो ऑप्शन में होना चाहिए। अगर आपको तीन ऑप्शन में कंफ्यूजन हो रहा है तो समझो कि पढ़ाई जो है ना वो नील बट्टे सन्नाटा है। एक अच्छे स्कॉलर का मैं पर्सनली बोल रहा हूँ कि आपका दो ऑप्शन में कंफ्यूजन होना चाहिए, तीन में नहीं होना चाहिए। तो दो में कंफ्यूजन है तो कम से कम दो को तो छांटोगे कि ये दोनों तो आंसर होगा ही नहीं किसी भी हाल में। आकांक्षा और अभिनव प्लीज। बी और सी नहीं होगा। वेरी गुड आकांक्षा, वेरी गुड। क्या हो गया अभिनव? What is the problem? The secondary polar body and primary polar body is generally synthesized by the meiosis happening in the फीमेल गैमेट। प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte के सिंथेसिस के समय में पोलर बॉडी बनते हैं और ये किसी भी हालत में डिप्लॉयड नहीं होते हैं। स्पर्मेटिड्स हैप्लॉयड होते हैं। स्पर्मेटोगोनिया इज द करेक्ट आंसर। इज इट और नॉट? इज इट और नॉट? बहुत बढ़िया आकांक्षा। ठीक है, जस्ट ऐड अ डेयरी मिल्क इन योर अकाउंट। ठीक है। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन? स्पर्म फॉर्मेशन का करेक्ट सीक्वेंस क्या है? टू स्टार्ट विथ, सबसे पहले टू स्टार्ट विथ स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म का सिंथेसिस होता है, तो सबसे पहले आप सी वाले को काट दो। टू स्टार्ट विथ स्पर्म सिंथेसिस स्टार्ट करो कि स्पर्मेटोगोनिया से शुरू होता है। ठीक है। इसके बाद में आते हैं कि स्पर्मेटोगोनिया नहीं है, स्पर्मेटोगोनिया में देखोगे उसके बाद सेकंड आते हैं कौन से? स्पर्मेटोसाइट्स। तो स्पर्मेटोसाइट बी एंड सी में दिया हुआ है, तो ए को काटो। अब कंफ्यूजन है दो में और तीन में। स्पर्मेटोजुआ सबसे लास्ट स्टेज में आते हैं जिसमें वो हैप्लॉयड नंबर के होंगे। ठीक है। और स्पर्मेटिड्स जो होते हैं वो डिप्लॉयड नंबर के होते हैं। स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड्स एंड तब फिर आते हैं स्पर्मेटिड्स भी हैप्लॉयड ही होते हैं, सॉरी। ठीक है। स्पर्मेटिड्स एंड स्पर्मेटोजुआ एक बार चेक कीजिएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड्स एंड स्पर्मेटोजुआ। आप इसको याद कर लो, जैसे अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, तो इसको आप याद कर लो। स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट, गोनिया से साइट से टीड्स से जोआ। गोनिया साइट्स टीड्स एंड जोआ। गोनिया साइट टीड्स जोआ, गोनिया साइट टीड्स जोआ, गोनिया साइट टीड्स जोआ। 21 बार याद कर लोगे, 22वां बार आपसे कोई भी पूछेगा साइ क्या सीक्वेंस है, तो स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड्स एंड स्पर्मेटोजोआ। एकदम याद हो जाएगा। अभी उंगली पे 21 बार ऐसे 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 करो, ठीक है, याद हो जाएगा। हो जाएगा, हाँ या ना? ठीक है। ये पीडीएफ मैं भिजवा दूंगा जिसमें आपके क्वेश्चंस होंगे। अभी मैं 2:15 ही आपकी क्लास को, या 5 मिनट और क्लास लेकर के मैं बंद करूंगा। ठीक है, क्योंकि ये क्लास का शेड्यूल 1:15 से 2:15 है, 2:45 नहीं है। 1:15 से 2:15 ही शेड्यूल है। ठीक है। थोड़ा सा आज ये लग रहा है
चक्कर जैसा लग भी रहा है, वीकनेस बोलो या चक्कर जैसा या ठंड का जो भी असर है। तो सर से भी मैंने पूछा कि सर क्या करना है, हमें 2:45 तक लेना है या 2:15 तक ही लेना है? तो बोले नहीं नहीं, आप चाहें तो 2:15 भी खत्म कर सकते हैं, चाहे तो 2:45 तक ले लीजिए। तो 1 घंटा क्लास या 1 घंटा कम से कम हम लोग ये कर लेते हैं, 29 32 तक सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। द फिगर शोज अ सेक्शन ऑफ ह्यूमन ओवरी। सेलेक्ट द ऑप्शन विच गिव्स द करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ आइदर ए और बी विद द फंक्शन एंड कैरेक्टरिस्टिक। अब आपको एक आइदर ए और आइदर बी का ये ओवरी का दिया गया हुआ है, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम वाला जो होगा वो आपको याद आ रहा होगा, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम फॉलिकल्स हैं, ठीक है। अब इसमें ए और बी के ऑप्शंस के साथ में दिए गए हुए हैं कि ए ये होगा और बी वो होगा, ठीक है। तो हम लोग आ जाते हैं ए और बी को लेकर के। बी इज द कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। बी इज द कॉर्पस ल्यूटियम एंड ए इज द सेक्रेट्स प्रोजेस्टेरॉन। ए सेक्रेट्स, सॉरी, B is the corpus luteum that secretes progesterone. A is the tertiary follicles that forms Graafian follicle. B is the corpus luteum secretes estrogen. A is the primary oocyte. It is in prophase 1. A जो है वो primary oocyte है जो prophase 1 में है meiotic cell division के। इसमें तो 2 में confusion है। अभिनव, आकांक्षा, ये डायग्राम आपके इसमें है ना, या ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी में भी है और मैंने जो पढ़ाया था उसमें भी है, हाँ या ना? ग्राफियन फॉलिकल्स जहां पे मैंने डिस्कस किया है, कॉर्पस ल्यूटियन ग्राफियन फॉलिकल्स जहां पे मैंने डिस्कस किया है, वहां पे दिया हुआ है। तो कंफ्यूजन 2 में है। कॉर्पस ल्यूटियम है जो प्रोजेस्टेरॉन को निकालता है, और मुझे ए प्राइमरी oocyte भी लग रहा है, लेकिन प्रोफेज 1 में होगा ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। टर्सरी फॉलिकल्स ए जो होता है वो टर्सरी फॉलिकल्स है, फॉर्म ग्राफियन फॉलिकल नहीं। सर सेम प्रॉब्लम। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट आंसर, आई थिंक द कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। जोना ग्रेन्युलोसा एंड थेका सेल्स ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल remaining in the ovary after the ovulation and some surrounding capillaries and the connective tissue evolve into the corpus luteum, ठीक है। चलिए ठीक है, अभी हम लोग कॉर्पस ल्यूटियम एंड प्रोजेस्टेरॉन सेक्रेशन के लिए हेल्प कर रहे होते हैं, इस पे करेक्ट आंसर पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स इन रिस्पेक्ट टू द वायबिलिटी ऑफ मेमेलियन स्पर्म? मेमेलियन स्पर्म की वायबिलिटी को लेकर के अगर हम लोग, प्राइमरी से कंफ्यूजन हो रहा है, नहीं नहीं कोई ये नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, रिवाइज कर लेना, कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स विथ रिस्पेक्ट टू द वायबिलिटी ऑफ स्पर्म? जो आपके फॉल्स हैं, sperm is viable for only up to 24 hours. Sperm survival of a sperm depends on the pH of the medium, which is more active in alkaline medium. ठीक है, viability of a sperm is determined by its motility. False, false, false पूछा जा रहा है, ठीक है। ओ हाँ, टिक 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 टिक, ठीक है। ए इज द फॉल्स, 24 घंटे तक ही सर्वाइवल नहीं होता है, 48 2 दिन या 3 दिन तक रहता है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ह्यूमन स्पर्म इज करेक्ट? करेक्ट। एक्रोसोम हैज द कॉनिकल पॉइंटेड स्ट्रक्चर। एक्रोसोम जो स्पर्म के सबसे आगे में होते हैं, एक्रोसोम, फॉर पियर्सिंग एंड पेनिट्रेटिंग द एग रिजल्टिंग इन द फर्टिलाइजेशन, ठीक है। स्पर्म लाइसिन in the acrosome dissolve the egg envelope, facilitating the fertilization. Acrosome serves as a sensory structure leading to the sperm towards the ovum, and acrosome serve no particular function. 26 इसमें से कौन सा है जो एकदम करेक्ट है? Is it conical point for piercing?
और इज इट समथिंग विच इज कंटेनिंग टू डाइल्यूट द ये या डिसॉल्व करना? पियर्स करने का क्या मतलब होता है? एक कागज रखा मैंने और यहां से फेंका, और कागज जो है वो पेन गया और कागज को फाड़ते हुए बिल्कुल आर पार निकल गया। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड पियर्सिंग। और मैंने कागज रखा है और ऐसा इसमें कुछ ऐसा लगा के रखा है जो कागज पे टच होते ही वाटर या एसिड रिलीज करे और कागज फट जाए। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड डिसॉल्विंग। तो एक्रोसोम का काम पियर्सिंग करना है या डिसॉल्व करना है? इसके डिसीजन पे आप ए और बी में से कुछ चीज बचा सकते हैं। द आंसर इज बी, द एक्रोसोम, लाइसिन इन द एक्रोसोम, द स्पर्म लाइसिन्स इन द एक्रोसोम डिसॉल्व द एग इनवेलप। बी इज द करेक्ट आंसर। इसमें जो एंजाइम पाए जाते हैं वो डिसॉल्व करने में हेल्प करते हैं, पियर्सिंग करने में हेल्प नहीं कर रहे होते हैं। करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है। द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, इसका टिक मैंने लगा दिया है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को स्किप करके आगे बढ़ता हूँ। ह्यूमन एट द एंड ऑफ फर्स्ट म्योटिक डिवीजन द मेल जर्म सेल्स डिफरेंशिएट इनटू। पहले म्योटिक डिवीजन में जो मेल जर्म सेल्स होते हैं वो किस चीज में डिफरेंशिएट होते हैं? तो कौन सा? फिर से, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोटिड्स, स्पर्मेटिड्स एंड स्पर्मेटोजोआ। तो अगर पहला मियोटिक सेल डिवीजन कंप्लीट हो रहा है तो इनमें से कौन सा प्रोड्यूस हो रहा होता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब आप थोड़ा सा ध्यान देना, स्पर्मेटोसाइट्स भी दो तरह के हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक है। सर्टोली सेल्स आर रेगुलेटेड बाय द पिट्यूटरी हार्मोन नोन एज। जो भी सर्टोली सेल्स हैं जिनका काम होता है ऑन ग्रोइंग डेवलपिंग जो आपके जर्म सेल्स होते हैं उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। ठीक है। तो पिट्यूटरी हार्मोन का कौन सा हार्मोन है जो सर्टोली सेल्स को ये करने का काम कर रहा है, रेगुलेट करने का काम कर रहा है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। बहुत बहुत अच्छा। ठीक है, चलो एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। 30, 31 दोनों पे टिक लगाए हुए हैं, 32 पे कर लेते हैं। एग इज लिबरेटेड फ्रॉम द ओवरी इन। जो एग है ओवरी से लिबरेट हो रहा होता है, वो कौन से स्टेज में लिबरेट होते हैं? कौन से स्टेज में लिबरेट हो रहे होते हैं? 32। सेकेंडरी oocyte स्टेज, प्राइमरी oocyte स्टेज, oogoonial स्टेज, मैच्योर ओवम स्टेज। डी। आकांक्षा, आकांक्षा भी डी, अभिनव भी डी, दोनों गलत। एग जो होते हैं वो सेकेंडरी oocyte के स्टेज में लिबरेट हो रहे होते हैं। ठीक है, प्राइमरी oocyte बनते हैं, फिर सेकेंडरी oocyte पोलर बॉडी, फिर सेकेंडरी oocyte जो होते हैं उनमें फ्यूजन हो रहा होता है स्पर्म के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग रोक देते हैं। इसके बाद का जो टॉपिक है वो हम लोग कौन सा टॉपिक था हम लोगों का? जूलॉजी का कौन सा टॉपिक स्टार्ट करना है हम लोगों को? जूलॉजी का कौन सा टॉपिक स्टार्ट कर रहा है जब मैं 2 मिनट में बताता हूँ। मुझे लगता है कि उसको निकाल के हम लोग को बाहर रख लेना चाहिए। कोई बच्चा है जिसको याद है कि हम लोग जूलॉजी का कौन सा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले? 2 नवंबर। ठीक है, यस। ह्यूमन रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, शुड वी स्टार्ट ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज? शुड वी स्टार्ट ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज? ठीक है, एक ही दिन में खत्म हो जाएगा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, मेरे ख्याल से एक दिन में खत्म हो जाएगा। ठीक है, और जूलॉजी का भी मैं अभी ही बता देता हूँ कि बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस और बायोमॉलिक्यूल हम लोग कर रहे हैं ना, बायोमॉलिक्यूल वी आर डन विद द बायोमॉलिक्यूल। वी विल स्टार्ट दिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट नहीं हुआ है ना? हाँ या ना? ठीक है, नो सर। ठीक है, तो अगला टॉपिक जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट होगा। और दोनों चीज, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, दोनों का माइंड मैप आपको पहली क्लास में ही मैं दे दूंगा, ताकि आगे पढ़ते चलेंगे तो हम लोग को याद रहेगा कि ये चीज करना है। ठीक है, या इनफैक्ट ऐसा होगा कि माइंड मैप को मैं हर पीपीटी में इंक्लूड कर दूंगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आप किसी भी पीपीटी को खोलिएगा तो उसका पहला या अंतिम स्लाइड आपका माइंड मैप पड़ा हुआ होगा, ताकि आप नोट्स पढ़िए और लास्ट में आपको माइंड मैप मिल जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, थैंक यू क्लास। फिर आपसे 3 बजे मुलाकात होगी। 2:30 बज रहा है, जब तक कुछ लंच वंच कर लीजिए, चाय वाय पी लीजिए, हो सके तो पावर नैप ले लो 10-15 मिनट का। फिर 3 बजे मुलाकात होगी बायोमोलिक्यूल के टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग 3 बजे फिर।